जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज हमारा है लेक्चर नंबर 2, जो पॉलिटी की सीरीज़ हम कर रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसका आज लेक्चर नंबर 2। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो वो वीडियो अगर नहीं देखा तो वो प्लीज़ देख लीजिए, उसमें सिलेबस आपका दिया गया है, वो बाद में भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पहला टॉपिक होगा, तो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कौन सी हिस्ट्री ऐसी रही कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मजबूर हो गए, हमें किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास आ गया। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि इस फेज़ को हम दो फेज़ों में डिवाइड करके देखते हैं। पहला फेज़ रहेगा आपका 1773 से लेकर 1857 तक। क्या रहा, 1857 में जब रिवोल्ट हुआ, उसके बाद 1857 में ऐसा क्या हुआ कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, वो भी हमें पढ़ना है। और 1947 तक बराबर हमें पूरी तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। तो पहले पीरियड से को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूँ। हिस्ट्री से शुरू करते हैं और धीरे धीरे कर अगर आप संयम बरसोगे, पेशेंस रखोगे। देखो, ये थोड़े टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। एक बार पेशेंस हमने रखी, एक बार समझ में आ गया, पूरी तरीके से आप कोई भी एग्ज़ाम बीट कर सकते हो, इट इज़ गारंटी। यहाँ पर अगर आगे देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो EIC के नाम से मैं आगे आगे लिखूंगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आप याद रख लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी असल में 1599 में यूरोप में बनाई गई। जब ये यूरोप में बनी ये कंपनी, तो इस कंपनी का रोल दिया गया कि ये ट्रेड करे ईस्ट के साथ। ईस्टर्न अगर हम देखेंगे पूरी तरीके से, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब के साथ ही ट्रेड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ किस तरीके से है। तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका रहेगा, ये आपका अफ्रीका है। तो इसके ऊपर जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, ये यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। तो यूरेशिया इस तरीके से है ये। तो यहाँ पर अपना इंडिया हो गया, तो ये यहाँ पर बांग्लादेश वगैरह। तो ये अपना ग्लोब का मैप देखेंगे तो यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका और ये यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका के हिसाब से है। तो ये यूरोप है, ये यूरोप है। और यहाँ वाला पोर्शन, यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रा करोगे तो ये एशिया है। और ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, और ये आपका अफ्रीका हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से है। अब अगर इस यूरोप की बात करेंगे तो इन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से मतलब क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर डायरेक्शंस ड्रा करोगे तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब अगर यहाँ के लोग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो इस पहले पोर्शन को, यूरोप के लोग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो इनको क्या कहेंगे, इनको ईस्ट कहेंगे। इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं ईस्ट ऑफ द ग्लोब। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वही कंपनी थी जो ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए बनाई गई थी। ईस्ट मतलब इसमें एशिया पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है, जैसे चाइना हो गया, आपका इंडिया हो गया, या इन दो के साथ, चाइना और इंडिया के साथ पर्टिकुलरली ये ट्रेड करने के लिए बनाया गया। अब अगर आगे जाकर देखेंगे हम पूरी तरीके से इसमें किस तरीके से हमें देखना है, तो वो चीज़ें मैं पूरी तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये आपका ग्लोब का एक इमेज आपके जहन में बननी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, उसके बाद ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, 31 ऑफ दिसंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है 1600 में। 31 ऑफ दिसंबर 1600 में क्या हुआ, जब ये कंपनी बनाई गई ट्रेड करने के लिए, ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए। तो इस दिन क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी रिकमेंडेड ए चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो इनको मतलब क्या दिया गया, इनको एक चार्टर दिया गया क्वीन
एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा इनको एक चार्टर क्या है, सिंपली आप मानिए इनको एक एग्रीमेंट दिया गया, जिस एग्रीमेंट के किसने दिया एग्रीमेंट, ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इनको एग्रीमेंट दिया, क्योंकि वो उस वक्त क्वीन की महारानी थी। उन्होंने इनको एग्रीमेंट दिया ताकि ये ट्रेड कर सके एशिया के साथ, यानी कि ईस्ट के साथ ट्रेड कर सके। तो उस एग्रीमेंट का वैलिडिटी पीरियड जो था वो 15 ईयर्स था। आपको अब क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर पूछा जा सकता है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडियन प्रोस्पेक्टिव। तो आपको इंडियन प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर क्वेश्चन का आंसर देना है तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए एक चार्टर मिला कि वो 15 साल तक ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद 1 साल हुआ आते आते इनको, मतलब इंडिया पहुंचते पहुंचते 1 साल लगा। तो फिर उसके बाद इस कंपनी को, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे। जिस तरीके से आप लिस्टेड कंपनीज को अभी देख सकते हो, तो इसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे। अब इन शेयर होल्डर्स को आगे जाके इनकी प्रॉब्लम्स को देखेगा कौन, कंपनी को चलाएगा कौन। तो ये शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते थे, क्या करते थे, इलेक्ट करते थे कुछ मेंबर्स को जो कि 24 नंबर में थे, मतलब 24 मेंबर्स को ये इलेक्ट करते थे। 24 मेंबर्स जो थे इनको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है क्या, क्योंकि आगे जाके जब हम पॉइंट देखेंगे तो वहाँ पर एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा, एक बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आएगा। लेकिन आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कंफ्यूज नहीं होना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब आएगा वो मैं उस तरीके से आपको समझा दूंगा। ये 24 मेंबर जो थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते थे, जो कंपनी का देख रेख करते थे। ये इसका 2 फंक्शंस देखते थे, एक तो ट्रेड रिलेटेड फंक्शंस थे और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखते थे और ट्रेड के रिलेटेड फंक्शंस देखते थे। यानी कि उसका बागडोर कौन चलाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होती है, और वो किस किस किस्म के ट्रेड करेगा, किस तरीके से ट्रेड करेगा, वो भी यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा देखा जाता था। इनको हम COD के नाम से जानते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब यूरोप आगे बढ़ता रहा तो 1668 में 1688 में 1688 इसको कहते हैं। तो 1688 में क्या हुआ, एक रिमार्केबल इवेंट हुआ यूरोप की हिस्ट्री में, जो मैंने आपको ऊपर यूरोप दिखाया यहाँ पर मैप में। इस यूरोप की पूरे यूरोप की हिस्ट्री में एक रिमार्केबल मतलब चीज़ होता है। पर्टिकुलरली अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, UK की बात करेंगे या ब्रिटेन की बात करेंगे, तो वहाँ पर पूरी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसका नाम है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ये 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखने को मिलती है। अब ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन है क्या, सर हमें ये समझाइए कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या है। देखो, आपको यहाँ पर मैंने जब बताया कि चार्टर किसने दिया, क्वीन ने, मतलब वहाँ पर राजा था। तो राजा के हाथों से पीसफुली, अगर आप यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पीसफुली जब पावर ट्रांसफर होगा फ्रॉम मोनार्की टू पार्लियामेंट, वहाँ पर क्या हुआ कि पीसफुली 1688 में क्या हुआ कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई। इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन को ग्लोरियस क्यों कहा जाता है, क्योंकि पीसफुली एक रेवोल्यूशन हुआ, जिस रेवोल्यूशन के अंतर्गत मोनार्की यानी कि किंग के सारे पावर्स चले गए पार्लियामेंट के हाथ में। कुछ पावर्स, कुछ छोटे मोटे पावर्स को छोड़कर वहाँ पर जो बड़े फैसले लेने होते हैं वो पार्लियामेंट के हाथ में लिया गया। आप सोच सकते हो, हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए और वो 1688 में ही इंडिपेंडेंट हुए थे। एक तरीके से उनके पास पार्लियामेंट आ गया था, जिस पार्लियामेंट को वो डेमोक्रेटिक तरीके से चला सकते हैं। तो वहाँ पर जब ये चीज़ होता है, इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुआ या ग्लोरियस रेवोल्यूशन को ग्लोरियस क्यों कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद इंडिया में अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, अगर आपको हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से होगी, देखो पॉलिटी और हिस्ट्री
हिस्ट्री एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में कॉन्सिक्वेंटली फिर दो इवेंट्स होते हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ प्लासी, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। अब ये जब ये दो जंग होते हैं, इन दो जंगों के होने के बाद ऑलमोस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में तमाम मतलब पूरी तरीके से मतलब जो इंडिया का वो पोर्शन, जिस पोर्शन में वो रूल कर रहे थे, ऑलमोस्ट एग्जाम अगर देखा जाए तो बंगाल पूरी तरीके से, अगर हम बंगाल को देखेंगे तो बंगाल पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में आ गया, पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। कब? 1764 यानी कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर डायरेक्टली रूल करने लगी। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर ट्रेड करती है, जब यहाँ पर ट्रेडर्स बन के आती है, लेकिन वो इन दो जंगों के बाद, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद रूलर्स बन जाते हैं। जब वो रूलर्स बन जाते हैं तो उसको चलाता था कौन? उसको चलाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर किसी को भी मतलब गवर्नर रखते थे और वो गवर्नर पूरी तरीके से उसका मतलब मिसयूज करते थे। यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूंगा कि मिसयूज हुआ पावर्स का। जो इनको फरमान मिला था मुगल रूलर्स के द्वारा ट्रेड करने के लिए, यहाँ पर उस फरमान, उस दस्तक का पूरी तरीके से मिसयूज हुआ। और रॉबर्ट क्लाइव की एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर आया था, वो एक ऑफिसर बन के आया था, आर्मी जनरल बन के आया था, ऑफिसर बन के आया था। जब वो यहाँ से वापस गया, वो रिचेस्ट पर्सन था कहाँ पर? यूरोप में, यानी कि पूरी तरीके से इंग्लैंड में वो सबसे रिचेस्ट पर्सन था। रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करेंगे तो ये एक एग्जांपल इस तरीके से। इन्होंने क्या किया, जो इनको फरमान मिला था कंपनी की मुगल रूलर्स के द्वारा, उसका मिसयूज होने लगे और करप्शन वगैरह डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स आने लगे, जिसकी वजह से वहाँ के पार्लियामेंट को इंटरफियर करना पड़ा। इंटरफियर दो चीज़ों के लिए करना पड़ा। सबसे पहले कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, ये याद यहाँ पर ध्यान देना, कंपनी के एम्प्लॉयज जो थे वो रिच होते जा रहे थे, क्योंकि करप्शन था। करप्शन में वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते थे, जिसकी वजह से वो रिच होते जा रहे थे। और जो कंपनी खुद थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो लॉसेस में जा रही थी। तो जब वो लॉसेस में जा रही थी और कंपनी के एम्प्लॉयज़ रिच होते जा रहे थे, तो वहाँ पर रेगुलेशन की ज़रूरत थी। उसको किसी तरीके से रेगुलेट किया जाए, किसी तरीके से अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से हैंडल किस तरीके से किया जाए, उस चीज़ के लिए, उस सारी चीज़ के लिए बनाया गया सबसे पहला एक्ट जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। उस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसको रेगुलेटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रेगुलेट करता था कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉयज को, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से आगे चलाया जाए, ताकि यहाँ पर कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड रिलेटेड प्रोसेसेस स्मूथली चले और कंपनी को लॉसेस से बचाया जाए। ये क्यों लाया गया? अब मतलब पार्लियामेंट को इंटरफेयर करने की क्या जरूरत पड़ी? असल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी लॉसेस फेस कर रही थी, तो ये गई पार्लियामेंट के पास, वहाँ के बैंकों के पास लोन के लिए। जब ये लोन के लिए गई तो पार्लियामेंट ने कहा कि वहाँ पर कुछ चीज़ें आप चेंज कर लो, हम एक एक्ट बना के देंगे, अगर आप वो चीज़ एक्ट चेंज करोगे, वो एक्ट के अंतर्गत अगर आप चीज़ें चेंज करोगे तो हम आपको लोन दे देंगे। तो उसके बदले में यहाँ लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दिस इज द फर्स्ट एक्ट in the history of the India where from we can say that the constitutional history has begun। तो ये सारी कहानी इस एक्ट को शुरू करने के लिए जो मैंने ऊपर ये कहानी बताई, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यहाँ से शुरू होता है। अब हम पढ़ते हैं कि इस एक्ट में असल में क्या इंट्रोड्यूस किया गया, किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, उस एक्ट को डायरेक्टली पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस एक्ट के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट
ऑफ 1773 क्या प्रोविजंस लाए गए। तो मैंने आपको बैकग्राउंड पूरी तरीके से समझाया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। तो अब यहाँ पर इस एक्ट में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनको ट्रेड विथ ईस्ट करने के लिए मोनोपोली दी गई। सबसे पहले उनको पहले भी मोनोपोली थी, क्योंकि वो चार्टर के अंडर 15 ईयर्स का उनको एग्रीमेंट मिला था, उसके बाद उनको एक्सटेंड किया गया। लेकिन इस एक्ट के अंदर उनको 20 ईयर्स का मोनोपोली एक्सटेंशन मिला। मोनोपोली मतलब उनके साथ कोई और कंपटीटर वहां से नहीं आ सकता है। मोनोपोली जब उनको देगी 20 ईयर्स का एक्सटेंशन, मोनोपोली एक्सटेंशन, तो 20 साल इनको फिर मिले यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, जिसमें उनको कोई भी वहाँ से कंपटीटर, कोई भी दूसरी कंपनी इंग्लैंड से यहाँ नहीं आ सकती थी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का एग्रीमेंट मिला, चार्टर मिला 20 साल का। तो यहाँ से अब दूसरा जो एक्ट आएगा वो 20-20 साल के बाद आएगा। जैसे यहाँ पर 1773 और 20 साल जोड़ो 1793 में आएगा, फिर 1793 को 20 साल जोड़ो, इसी तरीके से एक्टर्स आते आते जाएंगे। 1813 हो गया, 1813 के बाद 1833 में आ जाएगा, 1833 के बाद 18 मतलब इसी तरीके से आप 20-20 साल जोड़ते जाइए, आपको एक्ट्स पूरी तरीके से इसी लाइन में मिलते रहेंगे। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि ये क्यों है, क्योंकि इनको 20-20 साल तक एक्सटेंशन मिलता गया। अब किस एक्ट में क्या चेंजेस लाई गई वो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो क्या किया गया, उनको उनके इलेक्शंस जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो मैंने आपको बताया उनके लिए लाए गए कि इलेक्शंस होने चाहिए एवरी 4 ईयर्स। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 4-4 सालों के बाद बदलने चाहिए। ये पहला प्रोविजन था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का मोनोपोली एक्सटेंशन मिला। दूसरा प्रोविजन जो इसमें ये था कि 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को 4-4 सालों के बाद बदल दिया जाएगा, उनको एक्सटेंशन किया जाएगा, मतलब 4-4 सालों के बाद इलेक्शन किए जाएंगे। अब थर्ड थिंग जो इसके अंतर्गत किया गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, जो गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब पोस्ट वही है सेम, लेकिन गवर्नर को गवर्नर जनरल का एक जनरल मतलब इसमें वर्ड ऐड हो गया। और इसके सबऑर्डिनेट्स रखे गए गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। देखो अभी तक गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ मद्रास था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे था, ठीक है। अब गवर्नर ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल से इनको ट्रेड आसान होता था और वहां पर इनको रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होते थे टू एक्सपोर्ट टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री, तो वहां से इनको आसान हो जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां के गवर्नर को ही हेड बना दिया और उसके अंडर रखा गया गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो ये दोनों इसके अंतर्गत रखे गए। फोर्थ थिंग अगर हम देखेंगे इसमें कौन सा पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया, इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त यहां पर आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, क्योंकि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वही बनेगा ना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रहा, यहां पर क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो आप लास्ट गवर्नर जनरल का नाम ले लोगे तो वो क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, उसमें दोनों ऑप्शंस भी होते हैं। आपको याद रखना है कि जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था वही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, तो उसका नाम था वैरन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स। देखो
वैरन हेस्टिंग जो थे इनका रूल रहता है 1772 से लेकर 1785 तक। ये भी आप ध्यान में रखते जाइए, आगे आगे आपको ये इंपॉर्टेंटली हिस्ट्री में भी काम आ जाएंगे। लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स के टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स के टाइम पे किस गवर्नर जनरल के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया, तो वो 1773 लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स के अंतर्गत लाया गया। ये 3 पॉइंट्स आपने यहाँ पर याद रखे। अब उसके बाद चौथा पॉइंट जो इसमें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि इसके बाद क्या बनाया गया, इस एक्ट ने प्रपोज किया, क्या किया प्रपोज, इसने बोला गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अब ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या होता है, इसने कहा कि जो हम गवर्नर जनरल बना रहे हैं बंगाल का, इसके साथ हम 4 मेंबर्स प्लस 1, 4 प्लस 1 जो होता है वो गवर्नर जनरल ही खुद था, और 4 मेंबर्स इसको एडवाइस देने के लिए रखे गए, और उस एडवाइजिंग बॉडी को नाम पूरी तरीके से, उस कैबिनेट जो वो फॉर्म बना वो पूरी तरीके से उसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल का नाम दिया गया। तो ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद 5th पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट was established at कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें मतलब पूरी तरीके से सारे मैटर्स देखे जाएंगे, तो वो एस्टैब्लिश कहाँ किया गया, कलकत्ता में। और वो कब पूरी तरीके से फंक्शनल हुआ, 1774 में। कब पूरी तरीके से ये हुआ, उसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 सबऑर्डिनेट जजेस रखे गए। आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ आ रहा होगा। तो यहां तक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 खत्म हो जाता है। 1773 में मैं आप एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी टू ट्रेड विथ ईस्ट वो 20 साल बढ़ाई गई, 20 ईयर्स बढ़ाई गई। उसके अलावा 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि उनके लिए इलेक्शन होनी चाहिए हर 4 साल के बाद। गवर्नर ऑफ बंगाल को हटा के बना दिया गया उसी पोस्ट का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसके अंतर्गत रखे गए गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो इसके अलावा आपको याद रखना है कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स, और उनका रूल 1772 से लेकर 1785 तक रहा। और इसने क्या किया, इस एक्ट के द्वारा प्रपोज किया गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाना चाहिए, और उस काउंसिल में 4 मेंबर्स रहेंगे एडवाइस के लिए और एक खुद गवर्नर जनरल। टोटल कितने मेंबर्स थे, 4 + 1 5 मेंबर्स थे उसमें। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 सबऑर्डिनेट जजेस थे। अब यहां पर आपको पूरी तरीके से ये एक्ट समझ में आ गया, लेकिन बीच में ही 20 साल होने से पहले ही आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता हूँ 2-3 मिनट में, जो इंपॉर्टेंटली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट दूसरा एक्ट जो आता है, मतलब ईस्ट जो दूसरा एक्ट हमें आता है इंग्लैंड की तरफ से, वो आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। देखो इस एक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम रह गई होगी कि हमें यही एक्ट अमेंड करना पड़ा, इसमें कुछ चेंजेस लाने पड़े और दूसरा एक्ट बनाना पड़ा। इस एक्ट में प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नर जनरल को भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया जाता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नर जनरल नहीं आना चाहता था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको अमेंड करने के लिए, उस चीज़ को बदलने के लिए यहाँ पर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 बनाया गया। इससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो था वो क्वेश्चन नहीं, कैनॉट क्वेश्चन गवर्नर जनरल इन काउंसिल।
ये इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता था। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बिल्कुल भी, वो कुछ भी फैसला लेंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जाता था, क्योंकि उसको इस एक्ट के अंडर बाहर निकाला गया। तो ये कुछ एक्ट थे जो हमने आज पढ़े। कल हम दूसरे वीडियो में इसके आगे पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा पूरी वीडियो सीरीज समझने के लिए। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन तक धीरे धीरे पहुंचाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उसकी हिस्ट्री को समझना, किस तरीके से बना, वही मुश्किल होता है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको पूरी तरीके से समझिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी चैनल पे बुलाइएगा। आई होप कि इस चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे होने चाहिए जो सिलेक्शन दे, अपने आप को भी खुशी दे, मुझे भी खुशी दे। होपफुली कि हमारे इस चैनल से सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस निकलने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। और जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी हमारी ऐप जो है उसको डाउनलोड करने के लिए। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिस टेस्ट सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और लेटेस्टली उनमें क्वेश्चन इन कैलकुलेट किए गए हैं एज पर दिस करंट अफेयर्स के माध्यम से, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।